अविका और कौशल दोनों पति पत्नी शहर में रहते हैं और कौशल का पूरा परिवार गांव में होता है। फिर एक रात जब कौशल ऑफिस से घर आता है तभी, अरे ये क्या है अविका? ये खाना तो ठंडा ही है। कम से कम गर्म तो करके दो ना। घर आने के बाद भी मैं ठंडा ही खाना खाऊं क्या? उफ ओ कौशल, क्या तुम भी? मेरा फेवरेट हीरो सोशल मीडिया पर लाइव आया है और मुझे ये लाइव सेशन किसी भी हाल में मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। इसलिए तुम जाओ और खुद ही जाकर गर्म कर लो अपना ये खाना। ये तुम्हारा रोज का ही हो गया है अविका। अरे मैं जब भी घर आता हूँ तब तुम बस अपने फोन और टीवी में ही घुसी रहती हो। दिन में भी मुझे टिफिन का ठंडा खाना खाने को मिलता है। अरे कम से कम मुझे रात में तो गर्मा गर्म खाना नसीब हो ना। देखो कौशल, अब मेरा दिमाग खाने की जगह अपना खाना गर्म करो और चुपचाप खाओ। अरे क्या दिमाग खा रहा हूँ मैं? सही तो कह रहा हूँ। गांव में माँ ने मुझे आज तक कभी खाना ठंडा बिल्कुल नहीं दिया। हर रोज सुबह शाम और रात में मुझे गर्मा गर्म खाना दिया करती थी वो। लेकिन यहाँ शहर में आकर तुमसे शादी करने के बाद ही मेरा ये हाल है। अब तुम अपने गांव की तारीफों के पुल बांधना बंद करो और इतना ही है तो चले जाओ ना गांव वापस। अरे तुम्हें कितना काम होता है? घर की सफाई भी तुम हफ्ते में एक बार ही करती हो। बस खाना बनाने का ही तो काम होता है तुम्हें। लेकिन नहीं, वो भी तुमसे ठीक से नहीं हो पाता। अरे जितना करती हूँ उतने में खुश रहो, वरना मैं वो भी बंद कर दूंगी। फिर लगाना कोई काम वाली बाई जो तुमसे ढेर सारे पैसे लेगी। अब जाओ, खुद ब खुद खाना गर्म कर लो। खामखा खुद का भी मूड खराब करते हो और मेरा भी मूड खराब करते हो। फिर कौशल खुद ही उठकर खाना गर्म कर लेता है। अरे अविका, आ जाओ तुम भी, साथ में खाना खा लेते हैं। अब खाते खाते तो तुम लाइव देख ही सकती हो ना। अरे नहीं कौशल, मैंने तो खाना कब का खा लिया है। मैं थोड़ी ना तुम्हारा इंतजार करती बैठने वाली थी। रोज की तरह आज भी मैंने खाना बनते ही खा लिया, वो भी एकदम गर्मा गर्म। अच्छा ठीक है, का खाना बराबर गर्मा गर्म खा लेती है। अभी और कुछ बोलूंगा तो झगड़े करके मायके चली जाएगी, स्वार्थी कही की। ऐसे ही एक दिन जब कौशल अपने माता पिता शशि और उपेंद्र को वीडियो कॉल लगाता है तभी, हे मारे राम जी, कौशल बेटा, ये तेरा चेहरा इतना उतरा उतरा सा क्यों लग रहा है? हाँ बेटा, तेरे चेहरे की चमक तो पूरी तरह जा चुकी है। क्या हुआ है बेटा, कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं माँ पापा, दरअसल ऑफिस के काम के कारण थोड़ी थकान हो जाती है, इसीलिए उसका असर मेरे चेहरे पर पड़ रहा है। ना बेटा, यह ऑफिस की थकान के कारण नहीं हुआ है। तू खाना तो ठीक से खाता है ना? लगता है खाना तेरे बदन पर लगता ही नहीं है, इसीलिए तो ऐसे हो रहा है। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अविका मुझे रोजाना अच्छा अच्छा खाना बना कर देती है, इसीलिए खाने के कारण ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वाकई में ये सब ऑफिस के काम के कारण ही हुआ है। और ऊपर से मैं रात में देर से सोता हूँ और सवेरे जल्दी भी उठ जाता हूँ, इसलिए मेरी नींद भी काफी कम हो गई है। ठीक है बेटा, अगर खाने की बात नहीं है तो अच्छा है। अब बस थोड़े दिन बाद जब मैं आ जाऊंगी तो सबसे पहले मैं तेरी अच्छे से नजर उतारूंगी। ठीक है माँ, चलेगा। अविका रोज शाम 7 से पहले ही खाना बनाती है और वो उसे गर्मा गर्म खा भी लेती है। हाँ 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 हाँ, गर्मा गर्म खाने की बात ही कुछ निराली है। लेकिन मैं भी क्या करूं, एक बार रसोई के बाहर निकल जाओ तो फिर अंदर आने का मन ही नहीं करता। इसलिए मुझे रात में कौशल को सारा खाना फिर से गर्म करके देने में बहुत आलस आता है। फिर एक रात अचानक से कौशल को उपेंद्र का कॉल आता है। हाँ पापा, क्या हुआ? आपने रात के 11 बजे कॉल क्यों किया है? घर पे सब ठीक तो है ना? अरे हाँ बेटा, घबरा मत, सब ठीक है यहाँ पर। मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं, शशि और तेरी लाडली बहन पूनम, हम तीनों अभी शहर के लिए निकल रहे हैं। क्या सच में पापा? हाँ बेटा, दरअसल गांव में सरपंच के घर पर शादी है, इसीलिए 2 दिन सारी बसें जाम रहेगी, क्योंकि उतने लोगों का भी आना जाना रहेगा ना, जिस कारण हमारा वहां आना टल जाएगा। यहाँ पर खेती का काम भी लगभग हो ही चुका है, इसीलिए मैंने ये सोचा कि हम लोग आज ही निकल जाते हैं।
तो कल सुबह तक वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है पापा, मैं आपको बस स्टेशन तक लेने आ जाऊंगा। ध्यान से आइएगा। कौशल बहुत खुश हो जाता है और वो ये बात अविका को बताने चाहता है, तो देखता है कि वो तो सो चुकी है। फिर अगली सुबह कौशल अपने परिवार के साथ घर आता है और अपने गांव के ससुराल वालों को शहर में आए देखकर अविका एकदम चौंक जाती है। कैसी है बहू? अरे अपनी सास को कभी फोन वन भी कर लिया कर। माफ कीजिए माँ जी, वैसे मैं ठीक हूँ। आप कैसी हो? पापा जी, पूनम, आप दोनों ठीक हो ना? हम सब एकदम मस्त है भाभी। अब जल्दी से आपके हाथ के गर्मा गर्म चाय और पराठे हो जाए, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ बहू, आलू और प्याज दोनों के पराठे बनाना, और साथ में अगर हरी चटनी मिल जाए तो उसका मजा और दुगना हो जाएगा। लेकिन मैंने तो घर पर पोहे बनाए हुए हैं और साथ में कटलेट भी तो है ना, तो वो ही खा लीजिए आप लोग। अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो अविका? ये सब जो कह रहे हैं वही बनाओ ना। ठीक है कौशल। अविका गुस्से से आग बबूला हो जाती है और जब कौशल रसोई में पानी लेने आता है तभी, नालायक आदमी, अरे कैसे परिवार वाले हैं तुम्हारे? बिन मौसम बारिश की तरह बरस पड़े हैं मेरे सर पर। कम से कम पहले बता तो दिया होता ना। बताया था अविका, पापा ने कल रात 11 बजे ही मुझे कॉल किया था। वो लोग तो 2 दिन बाद यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन वहाँ गांव में कोई शादी होने वाली है जिसके चलते सारी बसें जाम हो जाएगी, इसीलिए वो लोग कल रात को ही निकल आए। हे भगवान, ना जाने कैसे कटेंगे मेरे आने वाली ये दिन। क्या यार अविका, वो थोड़ी ना हमारे साथ हमेशा के लिए रहने वाले हैं। बस कुछ ही दिनों की तो बात है और अब तुम्हारा बहुधर्म निभाने का समय आ गया है। तो प्लीज मेरे परिवार के सामने मेरी नाक मत कटवाना। पहले ही पोहे और कटलेट के बारे में बोलकर तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। अरे ऐसे कौन बोलता है? वो लोग जो चाहते हैं वही खाना बनाओ ना तुम। अरे लेकिन जब घर पर पहले से ही कटलेट और पोहे खाने के लिए बने हैं तो मैं तो 2 बार मेहनत क्यों करूं? आते ही इनके खाने के चोचले शुरू हो गए। अरे वो कटलेट कल रात के थे और पोहे तुमने सुबह 6 बजे बनाए थे, क्योंकि आज सुबह तुम और तुम्हारी सहेलियां घूमने जाने वाली थी और अब 11:30 बज रहे हैं और वो पोहे अब तक ठंडे हो चुके होंगे और तुम तो उसे गर्म करने वाली बिल्कुल नहीं हो। सारे काम अपने ही हिसाब से करती हो। अरे कभी तो दूसरों के भी बारे में सोच लिया करो ना। अब ज्यादा भाषण मत दो और जाओ यहाँ से, वरना कोई आ जाएगा यहाँ पर। फिर अविका सबके लिए गर्मा गर्म पराठे और चाय बनाती है और घर के सभी लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। हे मारे राम जी, क्या बात है बहू। मैंने सोचा कि तुझे खाना बनाना ठीक से नहीं आता, लेकिन तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ बहू, शादी के बाद जब हमने पहली बार तुम्हारे हाथ का खाना खाया था तो वो इतना स्वादिष्ट नहीं बना था, लेकिन लगता है धीरे धीरे समय के साथ साथ तुम अच्छा खाना बनाना सीख ही गई हो। शाबाश बेटा, ये लो तुम्हारा शगुन। धन्यवाद पापा जी। धन्यवाद माँ जी। चलो, इसी काम में तो अच्छे हैं ये लोग। पूरे 1000 रुपए मिले हैं मुझे आज तो, और अब तो मैं मॉल जाऊंगी और ढेर सारी खरीदारी भी करूंगी। अब अविका पहले जैसे ही जल्दी से खाना बनाकर खुद गर्मा गर्म खाना खा भी लेती है, लेकिन बाद में वो सबको ठंडा ही खाना देती है। अरे बहू, ये खाना तो एकदम ठंडा हो चुका है। हम इतना ठंडा खाना बिल्कुल नहीं खा सकते। पहले ही इतनी ठंड का मौसम चल रहा है और ऐसे में इतना ठंडा खाना खाकर तो हम बीमार पड़ सकते हैं ना। हाँ बहू, अरे तुझे तो पता ही है ना कि हम सब खाना कब खाते हैं, तो तुम्हें सारी तैयारी खाना बनाने के आधे घंटे पहले ही कर लेनी चाहिए थी ना। तो बराबर जल्दी से गर्मा गर्म खाना खाकर बैठ गई, लेकिन हमारा क्या। अरे क्या माँ जी आप भी, अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आप लोगों को बासी खाना खिला रही हूँ। खाना एकदम तरोताजा है, बस थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो आप लोग ही इसे गर्म करके खा लीजिए ना। नहीं बहू, पहली बात तो ये है कि हमें यहाँ का चूल्हा जलाना नहीं आता, और दूसरी बात यह है कि तुझे किसी ने भी इतनी जल्दी खाना बनाने के लिए नहीं कहा था। कल से हम सब जिस समय पर खाना खाने बैठते हैं
उसी समय के आधे घंटे पहले तू खाना बनाएगी और सबको एकदम गर्मा गर्म रोटियां बनाकर देगी। समझी कि नहीं? लेकिन माँ जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं सुनना मुझे। जहां गलत है वहां गलत है। मैं वहां जरूर डांटूंगी तुझे और तुझे अपनी ये आदत सुधारनी ही होगी। अब जा, ये सारा खाना गरम करके लेकर आ। हम ऐसा खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। अब भाविका मुंह बनाकर सारा खाना गरम करती है और वापस सबको परोसती है। उसे अपनी सास पर बहुत गुस्सा भी आने लगता है। वही दूसरी तरफ शशि को भी अविका के नखरे साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। अब शाम में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए अब अविका सुबह ही ज्यादा खाना बना लेती है, जिसके बाद वो शाम में से गर्मा गर्म रोटियां ही बना कर देती है। ये सब क्या है बहू? क्या है मतलब? खाना ही तो है माँ जी, थोड़ी ना कोई हीरे जवाहरात है। क्या माँ जी आप भी कुछ भी पूछती हो? अरे बेवकूफ लड़की, वो तो मुझे भी पता है कि ये सब खाना है, लेकिन तुझे इतनी सी भी अक्ल नहीं है क्या कि घर में एक परिवार है तो दोनों टाइम अलग अलग सब्जी बनानी चाहिए। तूने सुबह ही ज्यादा मात्रा में दाल और सब्जी बना दी ताकि तुझे शाम में कोई मेहनत ना करनी पड़े। फ्रिज में से निकाला और थोड़ा गर्म करो और चिपका दो इन लोगों को। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे नहीं माँ जी, वो मैं। देख बहू, मैं गांव से रहूं या शहर से रहूं, वो तो तेरी सास ही। मुझे सब समझ आता है कि तू ये सब क्यों करती है। और अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरे बेटे का चेहरा इतना उतरा उतरा सा क्यों लगता है, क्योंकि तू उसे हमेशा ठंडा और बासी खाना ही खिलाती है। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे चुप हो जा तू, और खबरदार जो फिर अपनी बीवी की तरफदारी करके झूठ कहा तो कल से मुझे दोनों वक्त अलग अलग सब्जी और दाल चाहिए और सारा खाना गर्म होना चाहिए। बस माँ जी, बहुत हुआ आपका। अरे मैं क्या आप लोगों की कोई नौकरानी नहीं हूं जो आप लोग मुझ पर कोई हुक्म चला और मैं उसका चुपचाप पालन करती रहूं। मैं अपने हिसाब से ही सारा खाना बनाऊंगी। खाना है तो खाइए, वरना बोरिया बिस्तर बांधकर गांव चले जाइए। इतना कहकर अविका अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगली सुबह उसे घर में एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। अरे वाह, ये तो पूरी और सब्जी की खुशबू है। और ये क्या, यहाँ तो शीरा की भी खुशबू आ रही है। लेकिन इतने सुबह सुबह इतना गर्मा गर्म खाना कौन बना रहा है? फिर अविका अपने कमरे से बाहर आकर देखती है कि ये सब खाना उसकी सास बना रही है। अरे माँ जी आप, मुझे लगा कि मेरी पड़ोसन खाना बना रही है। मैं तो आज इसे जम के खाऊंगी। सबके साथ मैं भी बैठ जाती हूँ। मुझे भी दीजिए ना गर्मा गर्म पूरियां। पूनम बेटा, अपनी भाभी से कह दे कि इसे गर्मा गर्म खाने का एक निवाला तक नहीं मिलने वाला, और अगर इसने खाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। क्या? लेकिन क्यों माँ जी? भाभी, आप जाइए यहाँ से और हम सबका होने के बाद अपना खाना बनाना और उसके बाद अकेली बैठकर खा भी लेना। अविका अब दुखी हो जाती है। मैं अकेली के लिए खाना क्या ही बनाऊं? बाहर का ठंडा खाना भी नहीं खा सकती मैं, क्योंकि मुझे खाना तो गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। पता नहीं आप सब लोग मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों कर रहे हो? और जो नाइंसाफी तूने हमारे साथ की उसका क्या? खुद को इस ठंड में गर्मा गर्म खाना बहुत पसंद है, इसीलिए सबसे पहले तू वक्त निकालकर बराबर खाना बना लेती है और उसे खा भी लेती है। लेकिन तेरे परिवार वालों का क्या? वो सब खाना ठंडा क्यों खाएंगे? बहू, तूने सिर्फ अपना ही स्वाद देखा, इसीलिए अब हम भी अपना स्वाद देख रहे हैं। अरे जो तूने हमारे साथ किया है वही हम तेरे साथ कर रहे हैं। शशि ने तो तुझे पहले ही कहा था कि आधे घंटे पहले ही खाना बनाया कर, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपनी ही चलानी थी। अरे अगर तू किसी के यहाँ पर नौकरी करती तो ये बात हम एक बार समझ भी लेते, लेकिन तुझे तो बस गिन चुनकर थोड़े ही काम करने पड़ते हैं और आधे से ज्यादा काम तो तू महीने में 1 या 2 बार ही करती है। और अभी का शायद तुम्हें अब समझ आ रहा होगा कि हमें आज तक कैसे महसूस हुआ करता था। मुझे माफ कर दो कौशल, मैंने सबके साथ बहुत गलत किया,
लेकिन अब मुझे वह सब समझ आ रहा है। इसलिए मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं अब से आप सबके लिए गर्मा गर्म खाना बनाया करूंगी और आगे से कोई नाटक नहीं करूंगी। और फिर उस दिन के बाद अविका सबको गर्मा गर्म खाना देती है और सबके साथ एक खुशहाल जीवन बिताती है। अशोक के घर में उसी की उम्र की नौकरानी काम करने आया करती। अशोक की बीवी मालती इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और वो अपने जीवन में अब काफी अकेला हो चुका था। एक रोज, क्या हुआ साहब? आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? कोई चिंता वाली बात है क्या? कुछ नहीं सुधा, बस थोड़ी थकावट है। थकावट? और आपको? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता साहब। मैं आपको अच्छे से जानती है, आप हमेशा फुर्तीले रहते हैं। बताइए मुझे, आज आप इतने दुखी क्यों हैं? देखो ना सुधा, मेरी बीवी के जाने के बाद मैं कितना अकेला पड़ गया हूँ। पहले जब मालती थी तब मुझे कुछ नहीं लगता था, लेकिन अब उसके जाने के बाद मेरे पास कोई भी नहीं रहा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो साहब? छोटे साहब और छोटी मालकिन तो है ना? नहीं सुधा, 4 दिन हो गए हैं। मैं रोज रवीना बहू को बोलता हूँ कि मेरे साथ शिवजी के मंदिर चलो, लेकिन वो तो चलती ही नहीं। दिन रात बस अपनी सहेलियों के साथ ही लगी रहती है। ठीक से मेरे साथ 2 मिनट बैठकर बात भी नहीं करती। और रही बात बेटे की, तो विपुल कभी इस शहर रहता है तो कभी उस शहर, बस अप डाउन ही करता रहता है। और यहाँ पर आने के बाद भी वो अपनी बीवी के साथ ही लगा रहता है। अशोक की ये सारी बातें सुनकर सुधा को बहुत बुरा लगता है। साहब, ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। आपको कुछ लगे तो मेरे साथ बात कर लीजिए, ठीक है ना? धन्यवाद सुधा। वैसे तुम भी अकेली रहती हो क्या? तुम्हारा पति और बच्चे वो कहाँ पर है? अरे साहब, मेरा पति एक औरत के चक्कर में पड़ गया और उसने मुझे कई साल पहले छोड़ दिया। उसके बाद से मैं अकेले ही रह रही है। मेरा तो कोई घर परिवार भी नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। हे भगवान, तुम्हारे जीवन में तो मुझसे भी ज्यादा दुख है। ये सारी मानने वाली बात है साहब, क्योंकि अगर हम चाहे तो दुखी होने की जगह पर किसी ना किसी चीज में खुशी ढूंढ ही लेते हैं। वो हमारे ऊपर होता है कि हमें जीवन में खुश रहना है या दुखी होकर रोते बैठना है। हाँ सुधा, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। फिर सुधा और अशोक एक दूसरे के साथ मंदिर जाते हैं और उसके बाद वो खूब गप्पे भी मारते हैं और शाम में गार्डन में बैठकर एक साथ चाय भी पीते हैं। ओह नो, पापा जी ने कहा था कि आते हुए उनकी दवाई लेकर आना, लेकिन मैं तो आज भी भूल गई। खैर जाने दो, कल ले आऊंगी। लेकिन ये पापा जी कहाँ पर है? वो सुधा काकी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। रवीना उन दोनों को ढूंढती है। तभी उसे अशोक के कमरे में से टीवी की आवाज आती है और वो देखती है कि सुधा भी वहीं पर बैठकर सब्जियां साफ कर रही है और अशोक के साथ मिलकर एक पुरानी फिल्म देख रही है और वो दोनों खूब मजे ले रहे हैं। और ये क्या? ये पापा जी नौकरानी के साथ मूवी क्यों देख रहे हैं? रवीना को बहुत गुस्सा आता है और उस दिन के बाद से वो उन दोनों पर कड़ी नजर रखती है और उसे समझ आ जाता है कि उन दोनों में अब काफी नजदीकियां बढ़ गई है। बाप रे, पापा जी ने तो इस बुढ़िया के लिए नई साड़ी और नई चप्पल लाई है और तो और उसकी काम में मदद भी कर रहे हैं। ये दोनों का आखिर क्या चक्कर चल रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब रवीना सीधे सुधा के पास चली जाती है। अरे छोटी मालकिन, आप कहिए ना, क्या चाहिए आपको? सुबह सुबह मैंने वो आटे का हलवा बनाया था, खाओगे क्या आप? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है। मैं आपको बस ये बताने आई हूँ
कि आप प्लीज अपने काम से काम रखिए और मेरे ससुर जी के इर्द गिर्द मत भटकिए। अरे आप इस घर की नौकरानी हो तो नौकरानियों के हिसाब से ही रहा कीजिए। और एक नौकरानी साहब के साथ मिलकर मूवी नहीं देखती, उनके साथ बैठकर गप्पे भी नहीं मारती, समझ गई ना आप? लेकिन मत करो, उम्र का लिहाज करती हूँ इसीलिए कम बोल रही हूँ, वरना अभी के अभी आपकी खटिया खड़ी कर सकती हूँ मैं। देखिए, मेरे ससुर जी से दूर रहिए, वो अकेले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन पर डोरे डाल सकती हो। ये आप क्या कह रही हो छोटी मालकिन? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। उतने में वहां पर अशोक और विपुल आता है। रवीना बहू, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? अरे इनकी उम्र तो देखो, इनसे इस तरह से बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? देख विपुल बेटा, तेरी बीवी इनसे किस तरीके से बात कर रही है। वो बिल्कुल सही कह रही है पापा। इसने मुझे आपके और सुधा काकी के क्लोजनेस के बारे में सब बता दिया है। आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है ये हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। अरे क्या है हम दोनों में? कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे जैसा तुम दोनों सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं और सुधा केवल अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और तुम तो हर महीने किसी ना किसी जगह पर जाते रहते हो। बहू भी अपने फोन मेकअप और सहेलियों के साथ ही रहती है और रिंकी पढ़ाई करने मुंबई गई है, लेकिन मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। और उस दौरान सुधा मेरा साथ देकर मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारती है। हम दोनों एक दूसरे को समझ कर लेते हैं, एक दूसरे की खुशी और दुख में साथ देते हैं। इससे बढ़कर और तुम्हें क्या सफाई चाहिए? अरे लेकिन दोस्ती करने के लिए आपको एक नौकरानी ही मिली थी क्या? रवीना बहू, इनका कोई नाम भी है। इन्हें बार बार नौकरानी कहकर मत बुलाओ। और हाँ, अब जब तुम दोनों ने ये बात छेड़ ही दी है तो मैं भी तुम दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं और सुधा एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं। ये खबर सुनकर रवीना और विपुल दोनों हैरान रह जाते हैं। क्या कहा? शादी? अरे पापा, आपके दिमाग में सच में भूसा भर गया है क्या? अरे दुनिया की बाकी औरतें क्या मर चुकी है क्या जो आपको एक नौकरानी के साथ शादी करनी है? पापा जी, अरे हमारी इज्जत के बारे में तो कुछ सोचिए। आखिर आप इसे मिट्टी में क्यों मिलाना चाहते हो? चुप रहो तुम दोनों। और काहे की इज्जत? हम हमारी जिंदगी में चाहे जो भी करें, दुनिया वाले तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुधा, क्या तुम मेरे साथ शादी के लिए तैयार हो? एक प्रेमी प्रेमिका बनकर ना सही, लेकिन एक दोस्त बनकर। देखो सुधा, तुम्हें रवीना और विपुल से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साहब, वो मैं... घबराओ मत सुधा। हाँ साहब, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? पापा जी, अब एक नौकरानी को आप मेरी सास बनाएंगे क्या? अरे मैं तो आपके लिए एक से एक बढ़कर औरत ला सकती हूँ, लेकिन प्लीज पापा जी, आप इनके साथ शादी मत कीजिए। मैंने फैसला ले लिया है बहू, और मुझे कोई खूबसूरत औरत नहीं चाहिए, बल्कि मेरा साथ देने वाली चाहिए। और अब मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सुधा के साथ ही करूंगा। अशोक अपनी जिद पर अड़ जाता है और वो सुधा के साथ ही शादी करता है। और इस तरह से नौकरानी सुधा अब रवीना की सास बन जाती है। और रवीना और विपुल को ना चाहते हुए भी अशोक और सुधा के इस रिश्ते को स्वीकार करना ही पड़ता है। रवीना बहू, अब मैं तुम्हारी सास बन चुकी हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। देखो बहू, तुम्हें जो जो आता है तुम वही करो, बाकी के काम मैं कर दूंगी। बाकी पहले जैसा था सब कुछ वैसे के वैसा ही रहेगा। चलो अच्छा है। शादी होने के बाद भी रवीना और विपुल सुधा के साथ अच्छे से पेश नहीं आते, और जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तब मोहल्ले वाले लोग उन्हें खूब सुनाते हैं
क्यों विपुल? यार तुम्हारे पापा ने तो दूसरी शादी कर ली, और की तो की, लेकिन वो भी एक नौकरानी के साथ। अरे औरतों की क्या कमी पड़ गई थी क्या? तो फिर कैसा लग रहा है रवीना? अब तो तेरी नौकरानी ही तेरी सास बन गई है। इनके घर में तो कुछ अजीब ही ड्रामा चल रहा है। लोगों के ताने सुनकर रवीना और विपुल को बहुत गुस्सा आता है, और अब वो दोनों सुधा को अशोक की जिंदगी से निकालने का प्लान बनाते हैं। लेकिन ये कैसे होगा रवीना? मेरे खुरापाती दिमाग में एक धांसू आइडिया आया है। अरे तो मुझे भी बताओ ना। देखो विपुल, उन दोनों को अलग करने के लिए हमें उनके रिश्ते में फूट डालनी होगी। इसीलिए हमें सुधा काकी को धोखेबाज साबित करना होगा। क्या? हाँ, मेरा एक दोस्त है नितिन, वो थिएटर आर्टिस्ट है। वो एक बूढ़े आदमी का भेष बनाकर आएगा और पापा जी से गार्डन में मिलकर कहेगा कि उसने सुधा काकी को किसी गैर आदमी के साथ घूमते हुए देखा है, और इससे पापा जी के मन में शक पैदा होगा। और फिर उसके बाद पापा जी घर आएंगे, तब उनके हाथ लगेगी ऐसी चिट्ठी जो उनका और सुधा काकी का रिश्ता पूरी तरह खत्म कर देगी। लेकिन उस चिट्ठी में ऐसा क्या होगा? धमाका। बस तुम तो अब यही समझो कि बला टल गई। फिर रवीना और विपुल अपनी चाल चलते हैं, और रवीना का दोस्त नितिन भेष बदलकर अशोक को गार्डन में मिलता है। अरे अशोक भाई साहब, पहचाना मुझे? जी माफ कीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। अरे मैं कांतिलाल हूँ। मैंने सुना है कि तुमने हमारे मोहल्ले में रहने वाली सुधा के साथ शादी की है। जी हाँ। अच्छा, तो आप उनके पड़ोसी हो क्या? हाँ, लेकिन मुझे आपको उसके बारे में कुछ बताना है। कहिए ना, क्या बताना चाहते हो आप? सुधा की तुमसे शादी होने से पहले एक गैर आदमी के साथ चक्कर चल रहा था, और आज सुबह ही मैंने उसे उस आदमी के साथ घूमते हुए देखा है। इसीलिए आपको सावधान करने आया हूँ कि आपकी जो नई बीवी है ना, वो जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। कुछ भी बकवास मत करो। और मेरी बीवी के बारे में ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, वरना यहीं पर गाड़ दूंगा मैं। फिर नितिन वहां से चला जाता है, और जब अशोक घर जाता है तभी उसे घर में एक चिट्ठी पड़ी मिलती है, जिस पर लिखा होता है, मेरी सुधा रानी, जल्दी से अपने नए नल्ले पति से जायदाद हड़प लो, और फिर तुम और मैं दोनों मिलकर कहीं दूर भाग जाएंगे और दूसरे शहर में जाकर ऐश करेंगे। लव यू मेरी जान। क्या? ये सब क्या है? इसका मतलब वो बूढ़ा आदमी सच कह रहा था। अशोक का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चला जाता है, और वह सुधा का सारा सामान घर के बाहर फेंक देता है, और उसे भी वो घर से बाहर निकाल देता है। ये आप क्या कर रहे हैं अशोक जी? प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? चुप रहो तुम। एक नंबर की धोखेबाज और फरेबी औरत हो तुम। ये देखो ये चिट्ठी, इसमें तुम्हारे यार ने क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो इसे। फिर सुधा उस चिट्ठी को देखती है, और तभी अशोक उसे ये बात भी बताता है कि उसे गार्डन में एक कांतिलाल नाम का आदमी मिला था, जिसने उसे सुधा के बारे में बताया। ये सब झूठ है अशोक जी, सरासर झूठ। मेरे आस पड़ोस में कांतिलाल नाम का कोई आदमी नहीं रहता। ये सब किसी ने झूठा नाटक किया है। मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। नहीं पापा, आप इनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। अरे मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि इस नौकरानी के साथ शादी मत कीजिए, लेकिन आपने तो हमारी कोई बात नहीं मानी। और नहीं तो क्या, और आखिरकार इसने अपनी औकात दिखा ही दी। सुधा के लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी अशोक उसकी कोई बात नहीं सुनता, और उसे घर से और अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देता है। और उन दोनों को अलग होते हुए देखकर
विपुल और रवीना को बहुत खुशी मिलती है। फिर कुछ ही दिनों बाद विपुल 2 महीनों के लिए काम के सिलसिले में दूसरे शहर चला जाता है और अब सुधा के जाने के बाद अशोक भी काफी दुखी रहने लगता है और वो पहले जैसा अकेला पड़ जाता है। ये लीजिए पापा जी, दवाई खा लीजिए, क्योंकि इसके बाद ही आप खाना खा पाओगे। नहीं बहू, मैं बाद में खा लूंगा, इसे यहीं पर रख दो। लेकिन पापा जी, मैंने कहा ना बहू, मैं बाद में खा लूंगा। दवाई वहीं पर रखकर रवीना वहां से चली जाती है और अब रवीना को भी खालीपन महसूस होने लगता है, क्योंकि अब विपुल भी लंबे समय के लिए घर से दूर गया होता है। ये मुझे क्या हो रहा है? अजीब सी बेचैनी हो रही है। विपुल को तो मैं फोन भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो अभी काम में बिजी होगा। हे भगवान, अपने साथी से दूर रहना किसी सजा से कम नहीं है। और अब मुझे पापा जी का दुख समझ आ रहा है कि उनके मन पर क्या बीत रही होगी। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने और विपुल ने उन दोनों को अलग करके बहुत बड़ी गलती की है। जब रवीना और विपुल एक दूसरे से लंबे समय तक अलग रहते हैं, तभी उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्होंने अशोक और सुधा के साथ कितना गलत किया है। इसीलिए जब विपुल 2 महीनों बाद घर लौटता है, तभी वो और रवीना अशोक को सारी सच्चाई बताते हैं कि कैसे उन्होंने ही सारी चाल चली थी। और ये जानकर अशोक को काफी बुरा लगता है। हमें माफ कीजिए पापा, लेकिन उस समय हम दोनों गुस्से में थे। बात हमारी इज्जत पर आ रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे वक्त के साथ साथ जब रवीना और मैं एक दूसरे से अलग रहे, तब हमें समझ आया कि हमने आपको और सुधा काकी को अलग करके कितनी बड़ी गलती की है। हाँ पापा जी, माफ कीजिए हमें। हमने नादानी में सब कर दिया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई पापा जी। बड़ा मन रखकर हम दोनों की गलती को नजरअंदाज कीजिए और घर लेकर आइए अपनी साथी को, अपनी धर्म पत्नी को। अब आपकी ये बहू अपनी सास को देखने के लिए तरस गई है। बहुत याद किया मैंने सुधा काकी को। सच में पापा जी, मुझे सुधा काकी की बहुत याद आ रही है। I mean मेरी माँ जी की। उन दोनों की बात सुनकर अशोक उन्हें माफ कर देता है और जाकर सुधा को वापस घर लेकर आता है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ प्यार से रहने लगते हैं। सिमर की शादी प्रफुल्ल से होती है। उसके ससुराल में सास, ससुर, जेठ, जेठानी और ननद होती है। ससुराल में जाकर जब वो पहली बार खाना बनाती है, तब सबको उसके हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है। अरे वाह सिमर बहू, क्या बात है! तुम्हारे हाथ का खाना तो एकदम कमाल ही बना है। सच में मजा ही आ गया। वाकई में बहू, अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने कितने सालों बाद इतना टेस्टी खाना खाया है। हाँ भाभी, ये हलवा भी बहुत यम्मी बना है। आखिर बेबी किसकी है? सही कहा इसने, लेकिन सच में ना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया सिमर। जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे से मैं आप सबको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया से पकवान बनाकर खिलाऊंगी। सिमर की इतनी सारी तारीफें सुनकर प्रज्ञा को खूब जलन होती है। फिर वो बाद में सलाद बना रही होती है। अरे नहीं नहीं भाभी, इसे ऐसे मत काटिए और ये नमक भी इतना मत डालिए। शांत रहो सिमर और मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। देवरानी हो तो देवरानी बनकर रहो। और ये सब मेरे पुराने ससुराल वाले हैं, इसीलिए मुझे अच्छी तरह से पता है कि किसे क्या पसंद है। तो मेरे सामने अपनी होशियारी मत दिखाओ। लेकिन भाभी, मैं तो बस। चुप रहो और जो काम करने आई थी वही काम करो। प्रज्ञा का यह गुस्सेल बर्ताव देखकर सिमर चकित रह जाती है। ऐसे ही एक दिन वसुधा को बाहर खरीदारी करने जाना होता है। प्रज्ञा बहू, सिमर बहू, चलो मेरे साथ खरीदारी करने के लिए चलो।
मुझे अपने लिए भी थोड़ा बहुत सामान लेना है और साथ ही घर के लिए भी खरीदारी करनी है। ठीक है माँ जी। वैसे मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाने वाली थी, लेकिन उनसे पहले मेरे लिए आप लोग हो, इसीलिए मैं आपके साथ ही चलूंगी। लेकिन माँ जी, मैं अभी आपके साथ नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे अभी अभी मेरे मायके से फोन आया था। माँ की तबीयत काफी खराब हो चुकी है, इसीलिए मुझे उनके पास जाना होगा, उनकी देखभाल करनी होगी। कोई बात नहीं प्रज्ञा बहू, तुम चली जाओ और समदन जी से कहना कि मैंने पूछा है उन्हें और मैं उनसे मिलने जल्द ही आऊंगी। ठीक है माँ जी। इस तरह से वसुधा और सिमर मार्केट में खरीदारी करने जाती है, लेकिन तभी उन्हें उस मार्केट में कुछ पसंद ही नहीं आता, इसीलिए वह दूसरे मार्केट में जाती है, जहाँ पर उन्हें प्रज्ञा अपनी सहेलियों के साथ एक जगह पर तफरीह करते हुए दिखाई देती है। क्यों रे नालायक निकम्मी झूठी कही की, माँ की बीमारी का झूठा बहाना देकर तू यहाँ पर अपने सहेलियों के साथ मोमोज ठूस रही है। इतना झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या, निर्लज्ज कही की। अरे नहीं माँ जी, मैं तो वो। चुप हो जा, तुझे तो आज खाना ही नहीं दूंगी मैं। घर आ तू, फिर देखती हूँ तुझे। अरे अपनी देवरानी को देख, इसने अपने सहेलियों के साथ जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि इसे उनसे ज्यादा मैं महत्वपूर्ण हूँ। लेकिन ये बात तुझ जैसी डायन और पापी दिल वाली बहू को क्या समझेगी, बेशर्म कही की। वसुधा की बातें सुनकर प्रज्ञा की सहेलियां उस पर खूब हंसती है और प्रज्ञा बुरी तरह फंस जाती है। ऐसे ही एक रोज, अरे वाह, मैंने तो ससुराल से मिले थोड़े थोड़े पैसे बचाकर कितने सारे पैसे जोड़ लिए हैं। अब मैं इन्हीं पैसों से सबके लिए कुछ ना कुछ तोहफे लूंगी, और उन तोहफों को देखकर मेरे घर वाले कितने खुश होंगे। फिर सिमर सबके लिए कुछ ना कुछ खरीद कर लाती है, जिसे देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वाह सिमर भाभी, मुझे लंबे समय से ये पिंक वाले हेडफोन ही चाहिए थे, पर आप तो वही लेकर आई हो। थैंक यू सो मच भाभी। और बहू, ये बटुआ तो सच में बहुत अच्छा है। अरे इसे तो मैं हर जगह पर आसानी से ले जा सकती हूँ और इसकी डिजाइन भी बहुत ही सुंदर है। तुम चाहती तो वो बचत किए हुए पैसों से अपने लिए कुछ खरीदारी कर लेती, लेकिन तुमने तो अपने नए नवेले ससुराल वालों की खुशी को महत्व दिया। ऐसी कोई बात नहीं है पापा जी। अगर मैं मेरे मायके में होती तो मैं उनके लिए भी कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आती, लेकिन अब मैं यहाँ पर हूं ना, तो यही मेरा मायका है। आपका दिल तो बहुत बड़ा है सिमर भाभी, वरना प्रज्ञा भाभी को ही देख लो। अगर उनके पास पैसे बच जाते ना, तो वो खुद के लिए मेकअप और महंगे महंगे कपड़े खरीद के लाती। वो तो दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचती। वही तो। अरे से किससे कुछ प्रज्ञा बहू, तुझे इस घर में आए कितने साल हो गए, लेकिन हमारे पसंद नापसंद की कोई पहचान नहीं है तुझे। और ये सिमर को देख, इसने तो 2 महीनों में ही सबको कितने अच्छे से समझ लिया। सच में बहू हो तो तुम्हारे जैसी सिमर। शुक्रिया माँ जी। घर वालों की कड़वी बातें सुनकर प्रज्ञा का माथा गुस्से में गर्म हो जाता है और वो वहीं पर चुपचाप खड़ी रहती है। फिर एक रोज अरुण प्रज्ञा से कहता है, अरे प्रज्ञा, ये तुम्हें क्या हो गया है और ऐसे बर्ताव तुम क्यों कर रही हो? सिमर को ही देख लो, वो सबको कितनी अच्छी तरह से हैंडल करती है, सबकी खुशियों का कितना ख्याल भी रखती है वो। तुम भी वैसा ही करो ना। मुझे किसके साथ कैसे रहना चाहिए ये तुम्हें मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई कल की आई लड़की नहीं हूँ। ये मेरे पुराने ससुराल वाले हैं और मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मुझे इनके साथ किस तरह से बर्ताव करना है। और आज तक मैंने भी इनके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वो तो किसी को भी दिखाई नहीं देता। अच्छा, सच में? लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा।
अगर तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा तो अपना सड़ा हुआ दिमाग चेक करवा के आओ, लेकिन यहाँ पर बैठकर मेरा दिमाग मत खाओ। तुम्हें तो बस सुनाना ही आता है। काम धंधे करो और पैसे कमाओ, लेकिन घर की राजनीति में अपनी टांग मत अड़ाओ। इतना कहकर प्रज्ञा वहां से चली जाती है। फिर एक दिन, अरे प्रज्ञा बहू, सिमर बहू, मेरी जेठानी यानी तुम सबकी ताई सास आ रही है। वो भी कुछ दिनों के लिए रहने आ रही है, इसीलिए उनके खान पान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वरना गांव जाकर वो मेरे बारे में बुरा भला बोलेगी। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ भाभी, हम दोनों हमारा बेस्ट देंगे। ताई जी की खातिरदारी करने में कोई कमी नहीं रहेगी। फिर सिमर और प्रज्ञा दोनों मिलकर ताई सास के खाने की तैयारियां करती है। मटर पुलाव तो बना दिया है, मसाला पापड़ भी तैयार है, अब बस मीठे में कुछ बनाना है। भाभी, क्या आप मुझे बता सकती हो क्या कि ताई जी को मीठे में कौन से पकवान पसंद है? वो सिमर, क्या हुआ भाभी? ताई जी तो साल में 2 बार यहाँ पर आती है ना, तो आपको तो उनके पसंद नापसंद के बारे में पता होना चाहिए। अरे आप तो हर वक्त बस अपने पुराने ससुराल वाले ही कहती रहती हो, तो आपको इतना भी नहीं पता क्या? अरे पता है मुझे सिमर, लेकिन अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बाद में बता देती हूँ। लेकिन अभी मुझे याद आया कि मैंने छत पर बेडशीट सुखाई है, उसे निकाल कर लाती हूँ मैं। ठीक है भाभी, कोई बात नहीं। प्रज्ञा को असल में कुछ भी याद नहीं होता, इसीलिए वह बहाना देकर वहां से चली जाती है। फिर ताई सास जब घर पर आती है, तभी सिमर के हाथ के बने हुए पकवान उसे बहुत पसंद आते हैं और वो उनकी खूब तारीफ करती है। अरे वाह, क्या लज्जतदार खाना बनाया है, ये पुलाव और ये कढ़ाई पनीर, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। बस ये दाल पकौड़े और मलाई कोफ्ते की सब्जी मुझे पसंद नहीं आई। ये किसने बनाया है? ताई जी, वो मैंने बनाई है। सत्यानाश हो तेरा, बड़ी बहू, तुझसे तो मैं क्या ही उम्मीद रख सकती हूँ। अगर तेरा हाथ लग जाए तो मीठा शहद भी खट्टा हो जाए। आपने बिल्कुल सही कहा। और वसुधा, तुम्हारी ये नई नवेली छोटी बहू बहुत ही गुनी और कमाल की है। क्या स्वाद भरा खाना बनाया है इसने, मजा ही आ गया खाकर। ये ले बहू, शगुन ले। धन्यवाद ताई जी। ये सब देखकर प्रज्ञा का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चला जाता है। बस बहुत हुआ, जब से ये सिमर इस घर में आई है तब से मेरे ससुराल वाले उसके ही गुणगान गा रहे हैं। ये लोग तो मुझे पूछते भी नहीं हैं। मेरी सराहना करने की जगह पर इन्होंने तो इस चुड़ैल को सिर पर बिठा कर रखा है। लेकिन अब बस, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं इस सिमर को ताई जी की नजरों में गिरा कर ही रहूंगी। क्योंकि एक बार अगर ताई जी की नजरों में कोई व्यक्ति गिर जाए तो उसे इस घर में फिर कोई नहीं पूछता। फिर एक सुबह ताई जी सिमर को माता रानी की चुनरी लाने के लिए कहती है। तभी प्रज्ञा मौका देखते ही उस लाल चुनरी को एक काले कपड़े से बदल देती है। और जब ताई जी उस काले कपड़े को देखती है तब वो काफी हैरान रह जाती है। हाय मोरी मैया, ये क्या है वसुधा? तुम्हारी छोटी बहू को मैंने इतना माना, लेकिन उसने तो एक झलक में ही मुझे अपने असली रंग दिखा दिए। लाल चुनरी की जगह पर उसने तो मुझे यह काला कपड़ा दे दिया है। अब क्या मैं माता रानी को काला कपड़ा चढ़ाऊंगी क्या? सिमर बहू, इतना गलत काम करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ताई जी, मेरा विश्वास कीजिए, ये मैंने नहीं लाया है। मैंने तो लाल चुनरी ही लाई थी। सच में ताई जी, माता रानी की सौगंध। अरे बेशरम लड़की, माता रानी की झूठी कसम खाते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? नालायक कहीं की। ये तूने ना सिर्फ माता रानी का अपमान किया है, बल्कि अपनी ताई सास का भी अपमान किया है। ये सब क्या है सिमर?
अरे तुम तो कितनी समझदार हो, फिर तुम ये गलती कैसे कर सकती हो? देखा ना माँ जी, मैं मानती हूँ कि मैं कामों को इतने अच्छे से नहीं निभा पाती, लेकिन इस बेवकूफ की तरह गलत काम तो नहीं करती ना। मुझे तो लगा ही था कि इसकी अच्छाई सिर्फ 4 दिन की चांदनी होगी। एक बार ससुराल वाले अगर पुराने हो जाते हैं तो बहुएं भी बदल जाती है। एक मैं ही हूँ जो आज तक आप सबको इतना प्यार करती आई हूँ। बस प्रज्ञा बहू, ज्यादा अच्छी बनने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, क्योंकि इस गलती की असली गुनहगार सिमर नहीं, बल्कि वो डायन तू है। क्या? लेकिन ताई जी, आप तो अभी सिमर को डांट रही थी ना, तो फिर आप अचानक से प्रज्ञा को क्यों बोल रही हो? और प्रज्ञा आपकी गुनहगार कैसे हो सकती है? माता रानी की चुनरी को काले रंग से बदलते हुए मैंने इसे देख लिया था, इसी ने यह चाल चली है ताकि ये सिमर को हम सबकी नजरों में बुरा और गलत साबित कर सके। ताई जी की बातें सुनकर घर के सभी लोग चौंक जाते हैं और प्रज्ञा की हवा टाइट हो जाती है। अरे नहीं ताई जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे चुप हो जा, वरना एक कान के नीचे लगाऊंगी ना तो सारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। मैंने तुझे देखा था कि वो चुनरी बदलते समय तो अपने आप से कह रही थी कि इससे सिमर की अच्छाई देखी नहीं जा रही। प्रज्ञा भाभी, ये आपने सही नहीं किया। मुझे तो पहले से ही पता था कि प्रज्ञा भाभी सिमर भाभी से जलती है, क्योंकि जो सब ये इतने सालों से नहीं कर पाई, वो सब सिमर भाभी ने कितने कम समय में करके दिखाया है। तुम इतना नीचे गिर सकती हो, ये मैंने कभी सोचा नहीं था प्रज्ञा। अरे तुम तो बस कहने के लिए कहती हो कि हम तेरे पुराने ससुराल वाले हैं, लेकिन इतने सालों से तू हमारा दिल नहीं जीत पाई। लेकिन इस लड़की को देख, केवल 2 से 3 महीने ही हुए हैं इसे, लेकिन इसने तो हम सबका दिल जीत लिया है। मुझे माफ कर दीजिए आप सब, लेकिन मुझे जलन हो रही थी, गुस्सा आ रहा था और सच में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। भाभी, आपने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है और मैं आपको इस सब के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन एक सलाह जरूर दूंगी, आपको मुझसे जलने की जगह पर अपने आप में सुधार लाना चाहिए था। और मैं ये सारे काम किसी की तारीफें सुनने के लिए या फिर किसी की नजरों में अच्छा बनने के लिए नहीं करती हूँ। ये मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे अपने हैं, इसीलिए मैं पूरे मन से इनके लिए करती हूँ। लेकिन आपने तो इनको कभी अपनाया ही नहीं भाभी, इसीलिए आपका स्वभाव इनके प्रति आज तक ऐसा है। हाँ सिमर, तुम सही कह रही हो, लेकिन आज के बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी और अपने आप को सुधार कर एक अच्छी बहू ना सही, लेकिन एक अच्छी इंसान जरूर बनूंगी और अपने घर वालों का पूरे दिल से, पूरे मन से ख्याल रखूंगी। प्रज्ञा की उस हरकत के कारण सभी घर वाले उस पर बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन इस हादसे के बाद प्रज्ञा सबक सीख लेती है और अपनी गलतियों को सुधार कर सबके साथ अच्छे से रहने लगती है।